हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, सो दैट हम इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू कर सकें। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 10 वहाँ से हमने पिकअप किए हैं। टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, तो ये हमारे चैप्टर का टाइटल है और स्ट्रिक्टली ये क्वेश्चन हम IIBF बुक के हिसाब से पिकअप किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग इस चैप्टर को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को वॉच करिए, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इस क्लास का। तो आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख सकते हैं। तो चलें अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो हमें इसको कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। 14 क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किए थे। नाउ वी स्टार्ट विद 15। व्हेन वी लुक बैक इनटू बैंकिंग प्रैक्टिसेस अर्लियर एंड टुडे, द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन मॉडर्न बैंकिंग विज़ ट्रेडिशनल बैंकिंग इज। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं उन बैंकिंग प्रैक्टिसेस को जो पहले थी और आज हैं, तो हमें बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मॉडर्न बैंकिंग में और ट्रेडिशनल बैंकिंग में कौन सा नज़र आता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग वाज मेनली मैनुअल इन नेचर, वाइल मॉडर्न बैंकिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। Traditional banking relied heavily on compliances, whereas modern banking is relying on business. Traditional banking was bureaucratic, whereas modern banking is liberal. Traditional banking mainly relied on manual processes, whereas modern banking relies on both automated processes and to some extent manual processes. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? हालांकि गलती से मैंने आपको आंसर एक बार दिखा भी दिया है, तो फिर भी देखिए इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी लगती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं मॉडर्न बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंक में हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा नजर आता है। सो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है वो मैनुअल प्रोसेसेस के ऊपर रिलाई करती थी, दिस इज प्रूव्ड। लेकिन जो मॉडर्न बैंकिंग है वो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के ऊपर और कुछ हद तक मैनुअल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। सो ट्रेडिशनल बैंकिंग का फीचर क्या था? मैनुअल प्रोसेसेस। मॉडर्न बैंकिंग किसके ऊपर रिलाई करती है? नॉट ओनली टेक्नोलॉजी अलोन रोल प्ले नहीं करती है, उसके साथ साथ जो मैनुअल इंटरवेंशंस हैं, मैनुअल प्रोसेसेस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आंसर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following factors are mainly influential and matters the most for banks undertaking digitizing their services? तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंशियल है और मैटर करता है मोस्ट ऑफ बैंकों के लिए जो डिजिटाइजिंग देयर सर्विसेज को अंडरटेक कर रहे हैं? रेडीनेस टू रीअसाइनिंग, retraining, and if need be, recruiting additional resources, making bank more relevant to customers with flexible financial products and services, becoming proactive and agile to market segments and competition, driving team towards increased businesses and to react to changing market conditions.
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मेनली वो इन्फ्लुएंस करता है? तो कौन सा वो फैक्टर है, इसके लिए हमने आंसर देना है। हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की, उसके लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर्स द मोस्ट? readiness to reassigning, retraining and if need be recruiting additional resource है तो ये, लेकिन mainly नहीं। Making bank more relevant to customer with flexible financial products and services. Yes, this is one of the main. Becoming proactive and agile to market segment, ये है लेकिन हम इसको main नहीं कह सकते। ड्राइविंग टीम टूवर्ड्स इंक्रीज्ड बिजनेस एंड टू रिएक्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन है, लेकिन मेन नहीं कह सकते। मेन हम कह सकते हैं केवल बी को। तो हम कस्टमर के लिए बैंकिंग को ज़्यादा रेलिवेंट बना रहे हैं और फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कस्टमर के लिए रेलिवेंट रहें। तो मेनली ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। For inward remittances, what NRIs had to do? Inward remittances के लिए NRIs को क्या करना है, क्या करना होता है? Register on internet banking platform of their bank, obtain login ID and password from the bank, adhere to internal guidelines of the bank, all of the above। तो इनवर्ड रेमिटेंस के लिए NRIs को क्या करना होता है? What NRIs have to do? इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे करेक्ट बनते हैं। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। तो उनको इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। यस, दिस इज अ करेक्ट। उनको लॉगिन आईडी ऑब्टेन करना होगा, पासवर्ड ऑब्टेन करना होगा, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। बैंक की जो इंटरनल गाइडलाइंस होंगी उनको एडहेयर टू करना पड़ेगा, यानी उनको कंप्लाई करना होगा। सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी डी। तो डी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। एन is a standardized SWIFT payment message used specifically for cross-border या इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स इन केस ऑफ कस्टमर टू कस्टमर स्विफ्ट ट्रांसफर्स। तो NMT102, NMT104, NMT103 या NMT105 वो एक स्टैंडर्डाइज स्विफ्ट पेमेंट मैसेज है जिसको स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स के लिए, जब वो ट्रांसफर्स कस्टमर टू कस्टमर के केस में होती हैं स्विफ्ट के अंदर। तो हमने बताना है वो मैसेज नंबर क्या है। सो स्विफ्ट मैसेज पेमेंट मैसेज वो कौन सा है वो हमने बताना है। MT102 है, 104 है, 103 है या 105 है। Question number 8. So what will be our answer for question number 18? यस, देखिए कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18? एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं बुक से रीड किया तो उसको ज़रूर रीड कर लें ताकि फिर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर है इसमें MT103। तो ये वो स्टैंडर्डाइज स्विफ्ट मैसेज फॉर्मेट है जो कस्टमर टू कस्टमर स्विफ्ट ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स के अंदर। सो इट इज़ नॉट 105, इट इज़ 103। तो दिस इज आवर आंसर।
सो इस आंसर को हम करेक्ट कर लेते हैं, तो आंसर शुड बी सी हियर. Let us now go to next question. Which of the following import transactions are not supported under IDPMS platform? IDPMS Import Data Processing and Monitoring System. ये प्लेटफॉर्म इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है. तो हमने बताना है कौन सी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं होती बाय दिस सिस्टम. तो लेट अस सी कौन सी वो इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं. डायरेक्ट रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑन गुड्स कलेक्शन बेसिस, रिमिटेंस टूवर्ड्स सर्विस इंपोर्ट्स, रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट. हमने बताना है इनमें वो कौन सी सर्विस है जिसे IDPMS प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है. Question number 19. What will be the answer? So कौन सी वो सर्विस है? डायरेक्ट रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसको सपोर्ट करता है. रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन कलेक्शन बेसिस इसको भी सपोर्ट करता है. रिमिटेंस टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर LC इसको भी सपोर्ट करता है. यानी यहाँ पे भी गुड्स हैं, यहाँ पे भी गुड्स हैं, यहाँ पे भी गुड्स हैं, लेकिन इसको वो सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे सर्विसेज हैं. तो ऑप्शन C इज आवर आंसर. A web-based online trade portal of bank for trade finance transaction which enables customers of the bank to initiate, authenticate and authorize trade finance transaction in which environment making it a sustainable trading services. So किसी भी बैंक की जो वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल है ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो कस्टमर को एनेबल कर देती है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है. वो एनवायरनमेंट कौन सा है, ये हमने क्वेश्चन को आंसर प्रोवाइड करना है ताकि सस्टेनेबल ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके. तो हमने बताना है वो एनवायरनमेंट कौन सा है. डिजिटल एनवायरनमेंट है, सीमलेस एनवायरनमेंट है, पेपरलेस एनवायरनमेंट है, या वो सिक्योर एनवायरनमेंट है. तो हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो विच एनवायरनमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्वेश्चन नंबर 20. क्या आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आंसर बनेगा पेपरलेस एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन C. सो पेपरलेस एनवायरनमेंट के अंदर जो वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल प्रोवाइड करेगी, जिसमें कस्टमर को एनेबल किया जाएगा, कस्टमर को ये पावर दी जाएगी कि वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकेगा, ऑथेंटिकेट कर सकेगा और अप्रूव कर सकेगा, ताकि सस्टेनेबल ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके. फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इफ फ्री लाइव क्लास इज एनफ टू पास द एग्जाम. इस समय जो क्लास आपने ज्वाइन किया हुआ है, क्या ये काफ़ी आपके एग्जाम को पास करने के लिए? फ्रेंड, आंसर इज नो. तो ये क्लास काफ़ी नहीं है, लेकिन ये क्लास बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए. इसलिए किसी भी क्लास को मिस मत करें. अगर आप 40, 43, 45, 47 मार्क्स लेकर के फेल हो रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम इस क्लास में सब कुछ को कवर नहीं कर पाते और पूरा कवर करने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होता है. अगर आप उसको IIBF की बुक्स को यूज़ करके कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड.
आप पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं और फिर उसको दोबारा से प्रिपेयर करते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। यानी आपकी दोनों ही प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी भी है और टाइम प्रॉब्लम भी है। क्वेश्चन अवेलेबल है हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज तो आपको बहुत कम कहीं कहीं नजर आएंगी पूरी बुक्स के अंदर। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके करते हैं, जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। यानी आपकी ये प्रॉब्लम हमारे वीडियो लेसन सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो देर तक रिटेन भी कर सकते हैं, बार बार नहीं करना पड़ता। तो आपका जो टाइम वाला इशू है वो भी इससे सॉल्व हो जाता है। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। हमारा केस स्टडी का पैकेज आपको बहुत सारी केस स्टडीज प्रोवाइड करता है, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर इतना कुछ आसानी से अवेलेबल है, देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। लेकिन यूज़ हम इसको कैसे करें? सिंपली गो टू आवर ऐप। हमारी ऐप में जाएं, इन कोर्सेज को यूज़ करें, या हमारी वेबसाइट है तो उसको यूज़ करें। तो इमीडिएटली हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर लें, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इनको यूज़ करके अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following are true statements with reference to benefit of trade transaction web portal? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनमें से हमने पिकअप करना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हैं और वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है। बेनिफिट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन वेब पोर्टल ऑफ ए बैंक। So templated transactions and in compliance with provisions relating to international trade, this could be one benefit. Bulk upload facility available, this could be second. Approval of transaction by corporate online through maker checker facility, so this could be third. Copies of advices ready reference to debit and credit entries, swift copies available online. तो ये सारे के सारे बेनिफिट हो सकते हैं। हमने पिकअप करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, वो हमने पिकअप करना है आंसर को। तो इनकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 1 2 3 ओनली यानी ए बी सी ओनली, 1 2 4 ओनली यानी ए बी एंड डी ओनली, 2 3 4 ओनली यानी बी सी एंड डी ओनली, 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी ऑल। तो हमने बताना है बेनिफिट्स क्या हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन वेब पोर्टल के। हमने ट्रू स्टेटमेंट इनमें से पकड़नी है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, तो आपने देखना इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर क्या बनेगा? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। टेम्पलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। यस, इनके लिए एक टेम्पलेट बना दिया जाता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड की जो कंप्लायंस है उनको भी मीट करता है। इसमें बल्क अपलोड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ट्रांजैक्शन का जो अप्रूवल है कॉर्पोरेट के द्वारा वो ऑनलाइन हो जाता है थ्रू मेकर चेकर फैसिलिटी, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। कॉपीज ऑफ एडवाइसेज रेडी रेफरेंस टू डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज एंड स्विफ्ट कॉपीज अवेलेबल ऑनलाइन, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दिस मीन दिस विल बी आवर आंसर। ऑप्शन डी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नॉन कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इन डील ऑटोमेटिकली गेटिंग कैंसल्ड बाय द बैंक एंड लॉसेज रिकवर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट। अगर नॉन कंप्लायंस होता है, सबमिशन डॉक्यूमेंट का नहीं होता, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो बैंक और कस्टमर के बीच में डील हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा
और लॉसेज रिकवर कर लिए जाएंगे कॉरपोरेट से। बैंक्स इंसिस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ए वन टाइम while onboarding to indemnify the bank for any loss that could arise from non-compliance with regulatory guidelines. I am reading the statement again. Non-compliance in respect of submission of documents will result in a deal automatically getting cancelled by bank and losses recovered from the corporate. अगर कस्टमर नॉन कंप्लायंस करता है डॉक्यूमेंट की सबमिशन को, तो जो डील है, कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और कस्टमर के बीच में, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और बैंक लॉस रिकवर कर लेगा फ्रॉम द कॉरपोरेट। इस पर्पस के लिए बैंक इंसिस्ट करता है कि एग्जीक्यूट किया जाए वन टाइम। वो क्या है? सो वन टाइम वो कंप्लायंस एग्रीमेंट है, वो रिस्क एग्रीमेंट है, वो इंडेमनिटी एग्रीमेंट है, या वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ताकि जो लॉसेस होते हैं नॉन कंप्लायंस के कारण उनको रिकवर किया जा सके। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा एग्रीमेंट फॉर दैट पर्पस कॉरपोरेट के बीच में और बैंक के बीच में एग्जीक्यूट किया जाएगा। कंप्लायंस एग्रीमेंट, रिस्क एग्रीमेंट, इंडेमनिटी एग्रीमेंट या सिक्योरिटी एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, सो व्हाट शैल बी द आंसर। देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर बनता है इंडेमनिटी एग्रीमेंट। तो इस पर्पस के लिए बैंक्स एक इंडेमनिटी एग्रीमेंट लेते हैं फ्रॉम द कस्टमर, ताकि जो लॉस हुआ है ये लॉसेस को रिकवर किया जा सके फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द कॉरपोरेट। तो ऑप्शन आंसर हमारा है सी। तो सी इज आवर आंसर। Which of the following is not a benefit to a corporate customer by becoming a member of foreign exchange rate portal of a bank? हमने बताना है इनमें कौन सी सिचुएशन बेनिफिट नहीं है किसी भी कॉर्पोरेट कस्टमर को अगर वो मेंबर बनता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल ऑफ द बैंक। सो बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल्स हो सकते हैं, तो कॉर्पोरेट उनके मेंबर्स बन जाते हैं, उनके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमने बताना है इनमें से कौन सा वो बेनिफिट नहीं है। सीमलेस इंटरेक्शन थ्रू पोर्टल विद बैंक्स डीलिंग रूम ऑन रेट मूवमेंट्स, एडवाइजरी फ्रॉम बैंक्स डीलर्स ऑन इंटरबैंक मार्केट्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द एक्सचेंज फ्रंट, रियल टाइम रेट कोटेशन बेसिस, then audit trail and also MIS on confirmation received from the bank। हमने बताना है इनमें कौन सी सिचुएशन वो बेनिफिट नहीं है जो कॉर्पोरेट को अवेलेबल रहता है। सो यस, रीड करिए सभी स्टेटमेंट्स को और बताइए इनमें कौन सा वो बेनिफिट नहीं है जो इस प्रकार से मेंबर बन से अवेलेबल है। सीमलेस इंटरेक्शन थ्रू पोर्टल विद बैंक्स डीलिंग रूम, सो बैंक के डीलिंग रूम के साथ अनइंटरप्टेड इंटरेक्शन चलता है रेट मूवमेंट को लेकर के, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एडवाइजरी फ्रॉम बैंक्स डीलर्स ऑन इंटरबैंक मार्केट्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन एक्सचेंज फ्रंट, तो एडवाइजरीज इशू करते हैं बैंक के डीलर्स जो डील कर रहे हैं, तो ये भी बेनिफिट अवेलेबल है। रियल टाइम रेट कोटेशन अवेलेबल रहते हैं, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। ऑडिट ट्रेल्स रहते हैं, MIS भी रहता है फ्रॉम बैंक, तो ये भी बेनिफिट अवेलेबल है। यानी ये सारे बेनिफिट अवेलेबल हैं, तो हमने आंसर देना है इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। ये तो सारे के सारे ही हैं, इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि क्वेश्चन नॉट में है इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। अगर क्वेश्चन नॉट में ना होता तो फिर आंसर बन गया होता हमारा ऑल द अबव। RBI operationalized export data processing and monitoring system with effect from, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने EDPMS को ऑपरेशनलाइज किया। हमने बताना है कौन सी डेट को ऑपरेशनलाइज किया गया। सो जनवरी 1, 2014, फरवरी 1, 2014, मार्च 1, 2014 या अप्रैल 1,
2014। तो एक बात तो क्लियर है कि 2014 में EDPMS को इंट्रोड्यूस किया गया। अब कौन सी डेट को किया गया उस साल के अंदर, ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24 का? सो क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर बनता है सी, दैट इज 1 मार्च 2014। ऑन EDPMS डेटा परटेन्स टू, EDPMS के ऊपर डेटा किस किस चीज को रिलेट करता है? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं EDF, शिपिंग बिल्स यानी SB, सॉफ्ट टैक्स, देन फोर्थ CDF, flows from customs, STPI, SCZ to EDPMS software, and AD banks were required to report lodgement and realization of these documents. तो हमने बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में इनमें कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 ऑल हैं, 1 2 3 ओनली हैं, 2 3 4 ओनली हैं, या 1 and 4 ओनली हैं। तो हमने इनमें से ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 25। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर? सो कौन सा डेटा फ्लो करता है कस्टम से, STPI से, SCZ से, EDM सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर AD बैंक्स उसको यूज कर सकते हैं। इनमें से डेटा कौन कौन सा फ्लो करता है? हमने बात बतानी है EDPMS प्लेटफॉर्म को लेकर के, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर के। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ये डेटा फ्लो करता है, नो डाउट अबाउट इट। शिपिंग बिल फ्लो करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, शिपिंग बिल होता है हमारा बिल ऑफ लेडिंग। देन सॉफ्ट टैक्स जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को रिलेट करता है, यस इट इज। जो CDF है ये इंपोर्ट्स से रिलेटेड है। सो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म ये होता है जो इंपोर्ट्स के केस में यूज होता है, तो ये इससे आउट हो जाएगा। So this means our option answer will be B. So B will be our answer. Enhanced version of EDPMS follows system-based caution listing of exporters whose EDF, SB, soft tax were outstanding beyond how much period and where extension of due date was not given by AD Bank or Reserve Bank of India. तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले केयरफुली देख लें हम। जो EDPMS का एनहेंस्ड वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, वो सिस्टम बेस्ड कॉशन लिस्टिंग फॉलो करता है एक्सपोर्टर्स की। जहां एक्सपोर्टर्स ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते, आउटस्टैंड करते रहते हैं कितने पीरियड के लिए, और एक्सटेंशन ना तो बैंक देता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो हमने बताना है वो पीरियड कितना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सो व्हाट इज दैट पीरियड? So it is 3 years, it is 4 years, it is 2 years और it is 5 years। तो कौन सा आंसर हमारा बनता है अगर वो आउटस्टैंड करते हैं बियॉन्ड हाउ मेनी ईयर्स? सो दिस इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। आई थिंक क्वेश्चन को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो EDPMS एक कॉशन लिस्ट प्रिपेयर करता है ऑटोमेटिकली, वो सिस्टम बेस्ड है। किन एक्सपोर्टर्स के केस में? जो एक्सपोर्टर्स इन डॉक्यूमेंट को, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म को या शिपिंग बिल को या सॉफ्ट टैक्स फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते और कितने पीरियड की देरी हो जाती है, और उस केस में ना तो AD बैंक ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक्सटेंशन भी प्रोवाइड नहीं किया, तो वो कॉशन लिस्ट हो जाते हैं। तो हमने बताना है वो पीरियड कितना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। व्हाट इज दैट पीरियड? सो दैट पीरियड इज ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का वो पीरियड है। सो 2 साल से बियॉन्ड अगर वो आउटस्टैंड करते हैं तो उनका कॉशन लिस्टिंग हो जाएगा। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं।
हम सूटेबली रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद अदर स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज आपकी कई क्लासेस मिस हो रही होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।